नमस्कार है भाई सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं सभी लोगों को, सभी साथियों को इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी गली मोहल्ले किसी भी जगह से मुझे सुन पा रहे होंगे एवं देख पा रहे होंगे, दुनिया में किसी भी जगह से सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। NICL की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसीज आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन होगा। आपको बताया जाएगा इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, 274 274 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। आप समझ लीजिए एक बार, 274 लोगों को डायरेक्ट यहाँ से जॉब मिल जाएगी। ऑल इंडिया बेस पर, ऑल इंडिया में लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। आप हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या देश में किसी भी जगह से होंगे तो आप लोग इस पे फॉर्म भर सकते हो। इसमें ऑल इंडिया लोग एलिजिबल है। 274 वैकेंसी निकाली गई है। भारत देश के लोगों के लिए वीडियो रहेगा। अब इसके नोटिफिकेशन में जो भी कुछ है वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। आपको बता दूं, नेशनल इंश्योरेंस nic.nic.co.in, ये उनका ऑफिशियल लिंक है वेबसाइट का। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NICL इस कंपनी को बोला जाता है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट है। इंश्योरेंस कंपनी जो आप यहाँ पर सुन रहे हो, कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये काम कर रही है आज के समय में पूरे देश में। और इस कंपनी में 274 यानी कि 274 लोगों की ज़रूरत है, जो कि अलग अलग पोस्ट पर इस कंपनी ने निकाले हैं। नोटिफिकेशन में आपको सारा कुछ बता देता हूँ। वैकेंसीज बताऊंगा, कास्ट जो भी इनकी वैकेंसीज है, कैसे उनका स्प्लिट है, जो भी इनका पोस्ट और कैटेगरी वाइज जो भी बताया जा रहा है वो बता दूंगा। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फीस, फॉर्म की सैलरी, मतलब बेसिकली फॉर्म में कितने रुपए आपको देने हैं वो, और प्लस आपको सैलरी क्या मिल रही है और बेनिफिट क्या क्या होंगे सैलरी के अलावा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी या कोई आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आप लोगों को अंत तक इस वीडियो में बने रहना है और आप लोगों को अप्लाई कर देना अगर आप लोग एलिजिबल हो। रही बात इस जॉब से जुड़े हुए कोई भी लिंक की, चाहे वो अप्लाई करने का लिंक हो, नोटिफिकेशन का लिंक हो, सारा कुछ वीडियो के नीचे आपको दिया गया है। आप वीडियो के नीचे से उसको देख सकते हो। चलिए भाई, आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। हम डायरेक्ट आते हैं नोटिफिकेशन पर। आप देखो, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मीन्स कंपनी गवर्नमेंट है। रजिस्टर्ड एंड हेड ऑफिस इनका कहाँ पर है? ये आपके कोलकाता, कोलकाता जगह पर इनका हेड ऑफिस है। ठीक है भाई। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि, देखिए नाम ही कंपनी का क्या है, नेशनल इंश्योरेंस, यानी पूरे देश पर ऑपरेट कर रही है। और ये कंपनी कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल राज्य में है। भारत देश के वेस्ट बंगाल राज्य में इनका मेन हेड ऑफिस है और ये पूरे देश में ऑपरेट कर रहे हैं। इंश्योरेंस के रिलेटेड इनका काम है करने का। और ट्रस्टेड सिंस, ये आपको बता दूं, ये 1906 से ये कंपनी चल रही है और ये आज के समय पर आप देखोगे 100 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं इस कंपनी को। और ठीक है भाई, आप समझ गए होंगे। रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ये लोग 274 लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पोस्ट पर। जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट पोस्ट है, स्केल 1 के सारे पोस्ट हैं। दो तरह के पोस्ट हैं, जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट। इसमें अलग अलग तरह के रहेंगे, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। देखिए, आप समझिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन्वाइट कर रहा है एप्लीकेशन के लिए फ्रॉम ओपन मार्केट। प्लीज नोट द इम्पोर्टेंट डेट्स। आपको बता दूं, आज ही से फॉर्म चालू हुए हैं, 2 जनवरी से फॉर्म चालू हुए हैं इसमें 2024 में। और लास्ट डेट इसमें 22 जनवरी क्लोज हो जाएंगे फॉर्म। पेमेंट इन्होंने बताया ऑनलाइन में आपको करना होगा, यही डेट पेमेंट के लिए भी रहेगी। ठीक है। आपको बता दूं, यहाँ पर एक एग्जाम होगा, एक एग्जाम जो रहेगा वो नोटिफाई करा जाएगा कि कब हो रहा है। आप ये मान के चलो फरवरी मिड के बाद इस एग्जाम को मान सकते हो आप। कॉल लेटर मतलब कि एडमिट कार्ड जो रहते हैं एग्जाम के कि वो कब आएंगे, तो 1 वीक से पहले, आपके एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि भाई इस नाम के कैंडिडेट को इस जगह पे जाके इस चीज़ का एग्जाम देना है। वो आपके 1 वीक पहले आएंगे। डेट ऑफ एग्जाम फेज 2 एंड हिंदी ऑफिसर्स एग्जाम। देखिए, जो लोग हिंदी ऑफिसर्स के पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उनका एग्जाम होगा बाद में। और फेज 2 का एग्जाम इनका सबका साथ में होगा। और इनका एग्जाम आप ये मान लो कि अगर फेबररी एंड या मार्च में एग्जाम कराया फेज 1 में, तो ये आप अप्रैल या मई में फेज 2 का एग्जाम मान सकते हो। इस तरीके से रिक्रूटमेंट होगा। मतलब कहने का ये है कि मिड मिड 2024 तक आपके पास ये जॉब होगी। आपको बता दूं, यहाँ पर कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड में। आप लोगों को फॉर्म भरना है, लिंक मैंने आपको दे दिया है। वैकेंसीज बता देता हूँ। स्पेशलिस्ट इनको चाहिए। स्पेशलिस्ट किस किस चीज़ के लिए चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इनको डॉक्टर चाहिए, MBBS डॉक्टर चाहिए। लीगल में इनको 20 लोग चाहिए। फाइनेंस में इनको 30 लोग चाहिए। और एक्यो एक्योरियल एक्योरियल
एक्टोरियल, ये एक पोस्ट है दोस्तों, इसमें आपको बता दूंगा इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें 2 वैकेंसीज है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनको 20 लोग चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स इनको 20 चाहिए, हिंदी राजभाषा ऑफिसर यानी कि हिंदी ऑफिसर चाहिए इनको, जो कि 22 लोग चाहिए टोटल। आप इस तरीके से देखोगे तो इनकी वैकेंसीज कितनी है यूआर में। अब ये टोटल जो अपने स्पेशलिस्ट, ये सारे स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, इसमें आप देखोगे कि 57 वैकेंसीज यूआर को जाएंगी, मतलब यूआर कैटेगरी वाले को 57 वैकेंसीज दी गई हैं इस टोटल में, और ओबीसी वाले को 33, एससी को 26, एसटी को 12 और ईडब्ल्यूएस को 14 है। डिसेबल्ड वालों को 2-2 करके वैकेंसी दी है हर डिसेबिलिटीज में, ए से लेकर ई तक में। डिसेबिलिटीज ए से लेकर ई तक जो है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फाइनेंस, लीगल और आईटी, और ये आपको अलग अलग जो दिख रहे हैं इनके अंदर वैकेंसीज आप यहाँ से देख लेना। जनरलिस्ट का टोटल वैकेंसी 130 है, जिसमें यूआर को 68 मिलेंगी, ओबीसी में 24 वैकेंसीज आएंगी, एससी में 18 है, एसटी में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 13 है। डिसेबल्ड वाले अपनी वैकेंसीज देख लेना। बैकलॉग में आपको बता दूं यहाँ पर 2 वैकेंसीज है अनुसूचित जनजाति की, वो फिल होंगी इसके अंदर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, जो कि पिछले रिक्रूटमेंट में NICL द्वारा खाली रही थी। एब्रीवेशन बता दूं, यूआर मतलब वो लोग जो कि रिजर्वेशन नहीं रखते हैं, ओबीसी मीन्स अदर बैकवर्ड कास्ट में आने वाले, एससी मीन्स अनुसूचित जाति, एसटी मीन्स अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस आप देख लोगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। डिसेबिलिटीज में आपको बता दूं ए में आ रहे हैं वो लोग जो नहीं देख सकते हैं, कम देख पाते हैं, बी में वो लोग आ रहे हैं जो लोग डी फॉर हार्ड ऑफ हियरिंग में आते हैं, सी में लोकोमोटर डिसेबल्ड आ जाते हैं, आप देख लेना। ई में आप देख लेना, सभी लोग अपने अपने डिसेबिलिटीज देख लें कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, वही आपका वैकेंसीज रहेंगी, ठीक है। चलिए, अब ये कंपनी कह रही है, रिजर्व करती है राइट कि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है ऑफ द कंपनी की एट द मटेरियल टाइम, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हमें अगर आगे लगता है रिक्रूटमेंट में कुछ भी चेंजेस के लिए हम कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट है। कैंडिडेट जो बिलोंग कर रहे हैं ओबीसी से, लेकिन वो क्रीमी लेयर, बट कमिंग इन क्रीमी लेयर, वही उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। भाई ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओबीसी में सिर्फ क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर को बेनिफिट मिलते हैं, क्रीमी लेयर को नहीं मिलते, ठीक है। वही चीज़ इन्होंने कहा है। क्रीमी लेयर मीन्स ये होता है कि आप लोग ओबीसी के अंदर आ रहे हो और आप जो कंडीशंस बता रहे हैं ना रिजर्वेशन वालों के, उसमें आप नहीं आ रहे हो तो आप क्रीमी लेयर हो जाते हो। और अगर रिजर्वेशन के साथ साथ आपको बेनिफिट लेने होते हैं, आप नॉन क्रीमी लेयर में होगे अगर उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। ठीक है भाई, इन्होंने बता दी थी कि रिजर्वेशंस किसको, किन 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 लोगों को मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब पूरे देश की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जो भी रूल बनाए गए हैं वही उनके हिसाब से जिनको भी रिजर्वेशंस मिलते हैं उन्हीं को मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पर पूरे देश के जो भी लोग रिजर्व में हैं उन लोगों को फायदे मिलेंगे, चाहे वो वैकेंसीज के हों, एज लिमिट में हो या दूसरे चीज़ों में हो। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली। देखिए क्या लिखा है, कैन अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन। अब देखिए अगर मान लीजिए आप जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट है, दोनों में ही आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप एलिजिबल हो, तो आप एक ही पोस्ट पे अप्लाई करो। और उस एक पोस्ट के अंदर भी उसी एक पोस्ट पर, जैसे आप स्पेशलिस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आप लीगल पे अप्लाई करो या फिर आईटी पे अप्लाई करो, हिंदी ऑफिसर पे करो, किसी भी एक पे अप्लाई करना, ठीक है भाई। आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ये क्लियर लिख रहे हैं, या फिर लास्ट बार जो आपने दिया है फॉर्म वही एक्सेप्ट होगा, ठीक है। नेशनलिटी बताए तो कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए भारत का सिटीजन, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, या फिर नेपाल का है वो कैंडिडेट, अगर नेपाल का है, मेल फीमेल दोनों ही, भूटान देश के हैं, भूटान जगह के हैं, नेपाल के हैं, या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, तिब्बत से आ गए वो लोग 1962 के 1 जनवरी से पहले इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड है, वो लोग फॉर्म बनेंगे। या फिर वो पर्सन जो कि इंडिया ओरिजिन में है और वो लोग मिग्रेटेड, मतलब वो लोग पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, युगांडा, इन जगहों से हैं तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंटली इंडिया में सेटल्ड है, ये इंटेंशन है कि वो लोग परमानेंट भारत में ही रहेंगे, तभी वो लोग फॉर्म भरेंगे, उनके पास सारे प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स के सभी लोग फॉर्म भर देंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये रहेगा कि पूरे देश क्या दुनिया से लोग, दूसरे देश के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस ये है कि आप लोग इंडिया में सेटल्ड हो, ठीक है, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो इंडिया के प्रूफ के, आप लोग फॉर्म भर देना। बाकी ये प्लीज़ नोट में कुछ पॉइंट है, आप एक बार देख लेना। सर्विस कंडीशंस कह रहे हैं, ठीक है भाई, इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको कहीं भी इंडिया में जॉब दे सकते हैं, कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ जॉब देनी है। मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर। ये लोग जहाँ भी आपको पोस्टिंग करेंगे ना, शुरुआती तौर पर आप वहाँ पर 5 साल काम करोगे। कैंडिडेट सिलेक्टेड एट एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर 10 year as per discretion of the company, they will however continue to eligible for
प्रमोशन एज पर कंपनी नोट्स। मतलब कंपनी ये कह रही है, एनआईसीएल ये कह रही है कि हम 5 साल आपको जॉब देंगे। शुरुआती तौर पर आप 5 साल काम करोगे, आपको जहाँ पर भी जॉब मिल रही है, जिधर भी इंडिया में भेजेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है वो 10 साल, स्पेशलिस्ट को कम से कम 10 साल यहाँ पर जॉब मिलेगी। स्पेशलिस्ट की कम से कम 10 साल काम रहेगा जहाँ भी ये पोस्टिंग करेंगे। जर्नलिस्ट का 5 साल रहेगा, और ये कह रहे हैं कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया में कहीं भी आपको भेज सकते हैं। प्रोबेशन मीन्स ये होता है, ये जो भी आपका पोस्ट आप जितने भी देख रहे हो, प्रोबेशन आपका 1 साल का रहेगा। मतलब कि जैसे ही आपको मान लीजिए कल मान लीजिए आपको जॉब मिल रही है, मान लीजिए आप 3 जनवरी से जॉब करने लग गए, तो आप 3 जनवरी 2025 तक आपका प्रोबेशन चलेगा। ये प्रोबेशन पीरियड वो होता है जिस समय पे आपको काम ज़्यादा मिलते हैं, आपको वो लोग मॉनिटर करते हैं कि भाई आप लोग सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे। बेसिकली आपका सर्विस प्रोवाइडिंग चेक होता है कि आप कैसा कर रहे हो। गारंटी बॉन्ड आपसे साइन करा लेंगे कि आप प्रोबेशन के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ते हो तो उसके रिगार्डिंग वो एक गारंटी बॉन्ड आपसे साइन करा लेंगे। एमोल्यूमेंट और बेनिफिट बता देता हूँ। 51,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं आपको सैलरी में। और हाँ, और ये कह रहे हैं 14 और 4 एंड सच अदर एलोवेंस, और बाकी सारे बेनिफिट मिलेंगे। मतलब सैलरी के अलावा भी आपको फायदे दे रहे हैं भाई। देखो आप 51,000 ये लोग शुरुआती तौर पर आपको देंगे सैलरी, और बाकी बेनिफिट भी देंगे। टोटल एमेल्यूमेंट की बात करें तो 85,000 पर महीने आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन जगहों पर जा रहे हो, ठीक है। ऐसे जगहों पर जा रहे हो जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से प्लस है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज वही हो जाते हैं। और वहाँ पे जो है एक डेवलप्ड एरिया है, तो वो आपका 85,000 ऊपर इस पर मंथ, इससे ऊपर आपके पास बेनिफिट जाएंगे सैलरी और सारे अलाउंस के बाद, ठीक है भाई। आपको पेंशन भी मिलेगी न्यू पेंशन स्कीम के तहत, जो भी यहाँ पर फायदे मिलते हैं लोगों को, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारा कुछ यहाँ पर फायदा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन है याद रखें, 1 दिसंबर 2023 के पहले पहले तक आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, आपके पास सर्टिफिकेट्स है, वही वैलिड माने जाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं आपको बताया था, डॉक्टर एमबीबीएस स्पेशलिस्ट पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास एमबीबीएस ये करा हुआ हो, एमडी हो, या फिर एमएस या फिर पीजी मेडिकल डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने क्या है, या फिर फॉरेन डिग्रीज आपने दूसरे देशों से भी करी है, विच आर जो कि रिकोगनाइज है, सच एज नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा रिकोगनाइज है इंडिया की दूसरे देशों में भी, तो आप लोग उसको भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सेम लीगल में अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ के अंदर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो लॉ में, यानी एलएलबी और एलएलएम वाले लोग फॉर्म भर देंगे। 60% से प्लस आपके पास डिग्री में मार्क्स हो, ठीक है। लीगल के लिए, फाइनेंस के लिए सीए करे हुए हों जो भी लोग, या फिर कोस्ट अकाउंटेंट यानी कि आईसीडब्ल्यूए करे हुए लोग, या फिर बीकॉम एमकॉम जैसे लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 60% से प्लस आपके मार्क्स चाहिए आपके डिग्री में। 55% से ऊपर एससी एसटी के लिए चाहिए होंगे। सेम एक्यू एक्यूरियल एक पोस्ट है आपका, इसमें आपका कह रहे हैं कि बैचलर या फिर मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स में चाहिए, या मैथमेटिक्स, या फिर एक्यूरियल साइंस के अंदर, या किसी भी क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन के अंदर आपने डिग्री करी है, बैचलर या मास्टर इन फील्ड के अंदर, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर दोगे। 60+% आपके मार्क्स होने चाहिए डिग्री में। 55% प्लस एससी एसटी के लिए ले लेंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, बी बी टेक एम ई और एम टेक वाले, कंप्यूटर साइंस आईटी और एमसीए पास लोग फॉर्म भर देंगे इसके अंदर। हाँ सी ठीक है। हाँ, अगर आप बी टेक पास हो यानी बैचलर हो, आप भर सकते हो। अब देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए बी टेक एम ई एम टेक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आप पास हो, 60% के प्लस आप मार्क्स लाए हो, तो आप कर देना। जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम का चलेगा इनको, 60% के साथ, ठीक है। हिंदी ऑफिसर के लिए कह रहे हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी में, विद इंग्लिश, एक इंग्लिश आपने सब्जेक्ट भी वहाँ पर पढ़ा हुआ हो। मास्टर डिग्री भी आप लगा सकते हो उसमें, बाकी सारा आप यहाँ से देख लेना। सभी सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री आपको लगानी है फॉर्म के अंदर, ये इन्होंने क्लियर कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है जो परसेंटेज मार्क्स आपके हुए हैं, डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन ऑल सेमेस्टर ईयर बाय एग्रीगेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ ऑनर्स एनी, ठीक है, डिसाइडिंग।
भाई जिनके 59.9% भी मार्क्स आए ना उनको ये लोग नहीं लेंगे, इन्होंने ये चीज़ क्लियर कही है। जहाँ पर सीजीपीए और ओजीपीए में मार्क्स आए हैं वो लोग अपना कन्वर्ट कर लें अपने मार्क्स को डिग्री वो परसेंटेज में, जिससे कि वो लोग अपना फॉर्म भर पाएँ। एज यहाँ पर आपके 1 दिसंबर 2023 को जो लोग 21 प्लस और 30 बिलो हैं, यानी 21 प्लस और 30 बिलो वाले लोग फॉर्म भरेंगे इसमें। कैंडिडेट को जो है मस्ट वो जो भी कैंडिडेट मान लीजिए 2 दिसंबर 1993 के बाद और 1 दिसंबर 2002 से पहले के बर्थ वाले लोग हैं वो लोग फॉर्म भरेंगे इसमें। आपको बता दूं SC ST को 5 साल रिलैक्सेशन है अपर एज में, OBC को 3 साल है, NCL वालों को 10 ईयर, डिसेबल्ड वालों को रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का रिलैक्सेशन अपर एज में, सभी लोगों को रिलैक्सेशन। जैसे आप 30 साल फॉर्म भरने का देख रहे हो, अगर आप डिसेबल्ड हो तो आप 40 के एज तक होने तक फॉर्म भर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। और एक्स सर्विसमैन में कौन आएगा आप एक बार देख लेना डेफिनेशन एक्स सर्विसमैन की, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं, डिसेबिलिटीज़ लोग कौन होते हैं, वो आप यहाँ से देख लेना। अगर डिसेबल्ड लोगों को स्क्राइब यूज़ करना है इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम में तो आप लोग कर सकते हो, उसके लिए स्क्राइब विल बी अलाउड टू यूज, आप यूज़ कर सकते हो दूसरे कैंडिडेट को अपने रिक्रूटमेंट में एग्जाम करवाने के लिए, लेकिन अपने खुद के कोस्ट पर। इन्होंने कहा है खुद के कोस्ट पर आपको अरेंज करने होंगे सारी चीज़ें, और इसके बारे में आपको डिक्लेरेशन देना है फॉर्म के अंदर ही, ठीक है भाई। गाइडलाइन आप देख लो एक बार, डिसेबल्ड लोग कौन कौन है, कौन कौन किस किस डिसेबिलिटी में आता है और किस तरीके से उसको पता लगेगा कि वो डिसेबिलिटी में है तो फॉर्म भर सकता है, वो आप यहाँ से देख लेना। EWS लोग कौन होते हैं वो यहाँ बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं यहाँ पर एक पार्ट 1 करके एग्जाम होगा हिंदी ऑफिसर के लिए, आपको बता रहा हूँ। देखिए एप्लीकेंट अदर देन हिंदी ऑफिसर के पोस्ट को छोड़ के बाकी वाले सभी पोस्टों के लिए पार्ट 1 करके एक एग्जाम होगा, जो कि एक रिटर्न एग्जाम रहेगा 2 फेज में, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में प्रीलिम्स करके एग्जाम, फिर मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स में ये कह रहे हैं हम आपसे पूछेंगे, हिंदी ऑफिसर का नहीं है, बाकी सारे पोस्टों का एग्जाम है ये बेसिकली। उसमें आपसे कह रहे हैं MCQ में आपको 100 मार्क्स का पेपर दे देंगे हम, और यहाँ पर हम आपको 60 मिनट देंगे और हम कहेंगे 3 सेक्शन आपको दे रहे हैं पेपर में, आप करो। वो 3 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। 35 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 30 रहेंगे, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के 35 क्वेश्चन मार्क्स के पेपर हैं ये। और 20-20 मिनट आपको हर पेपर को अलग अलग समय में कंप्लीट करना है, इंग्लिश में ही मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। देखिए कमीशन, देखिए ये जो कंपनी है ना, डिसाइड करेगी आपको हर सेक्शन में मिनिमम मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए, सभी का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। ये लोग 15 टाइम्स 15 टाइम्स यानी कि ये लोग 274 लोग वैकेंसी दिए इन्होंने, आप इसको 300 मान लो, अभी के लिए 300 मानोगे तो आप ये समझो कि 3000 यानी कि 4000 के लगभग लोगों को ये आपके आगे भेजेंगे, इस मतलब 4000 लोगों को ही, टॉप के 4000 लोगों को ही इस प्रोसेस में पास करेंगे और फिर आगे भेजेंगे, ठीक है। और फिर आप लोग मेंस में जाओगे, इन्होंने क्लियर कर दिया। मेंस में मैं आपको बताता हूँ मेंस में क्या होगा। मेंस भी MCQ बेस्ड रहेगा, 250 मार्क का पेपर रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उसमें 30 नंबर का अलग होगा, और ये दोनों ही आप देखोगे डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर मॉनिटर आपको दे दी जाएंगे, आप जाओगे सेंटर्स पर, वहाँ पर एग्जाम हो जाएगा। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, डिस्क्राइब जो भी करनी होंगी चीज़ें वो टाइपिंग करके कंप्यूटर पर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड में आपका कंप्यूटर पर ही MCQ में हो जाएगा, सारा कुछ कंप्यूटर पर होगा। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव पेपर खत्म हो जाएगा 250 मार्क्स का, तुरंत उसके बाद ही डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग वाला हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको बता दूं 3 घंटे का रहेगा ये, ऑफ कंसिस्ट ऑफ 5 and 6 सेक्शन। 3 घंटे में आपको 5 से 6 सेक्शन जो है करने हैं। 5 सेक्शन आपके जर्नलिस्ट और सेक्शन स्पेशलिस्ट के लिए 6 सेक्शन आपको करने होंगे 250 नंबर में, 3 घंटे में आपको कंप्लीट कर देने हैं ये। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर आपके 6 सेक्शन कौन कौन से आएंगे। जर्नलिस्ट में 5 सेक्शन आएंगे, रीजनिंग के आप देखोगे सबके 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50-50 मार्क्स के पेपर, 50-50 क्वेश्चन, और टोटली MCQ रहेंगे सब। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। जो लैंग्वेज डिपेंडेंट है जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर वो इंग्लिश में ही देंगे, इस तरीके से आपको याद रखना है। आपको याद रखना है पहले वाले सेक्शन को 40 मिनट में कंप्लीट करना है, दूसरे को भी सेम में, तीसरे चौथे को 30-30 मिनट में, और पाँचवें को 40 मिनट में आपको कंप्लीट कर देना है। इसको इतने ही समय में कंप्लीट करना होगा। स्पेशलिस्ट में आप देखोगे 5 सेक्शन सेम रहेंगे आपके लिए। स्पेशलिस्ट में आपका एक इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम इन एन एडिशन टेस्ट टू एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। ये जो छठा सेक्शन स्पेशलिस्ट का हो रहा है 50 नंबर का 50 क्वेश्चन के साथ अलग से 35 मिनट में, इनके लिए आपका जो स्पेशलिस्ट में अलग अलग पोस्ट आप देख रहे थे, वो जैसे आप लीगल हो, फाइनेंस, इन सब में जो भी आप फॉर्म भर रहे हो, अगर सपोज आप फाइनेंस का कर रहे हो तो आप फाइनेंस का ही यहाँ पर 50 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करोगे, आपके लिए वही क्वेश्चन आएंगे। लीगल वालों का लीगल रहेगा, IT वालों का IT रहेगा,
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 नंबर का रहेगा और 30 नंबर का ही 30 मिनट में ही करना है, हाफ आवर में करना है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपको ऐसे करना होगा 10 नंबर का, प्रेसिस करने होंगे 10 नंबर के, कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर के आपको यहाँ पर करने हैं, और इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हो जाएगा। आपको हर सेक्शन में सेपरेटली ऑब्जेक्टिव टेस्ट में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी पहले आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट के हर 50-50 नंबर में से भी एक मिनिमम मार्क्स लाओगे जो कंपनी बता रही है। ये कंपनी जो भी मार्क्स डिसाइड करेगी उतने आपको लाने हैं हर टेस्ट में, ठीक है भाई। ये डिपेंडिंग वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। सपोज जैसे आप मेंस में लगभग 4,000 लोग पहुंच गए, अब ये 4,000 में से भी ऑब्जेक्टिव जो मेंस का करा रहे हैं उसमें हर सेक्शन में आपको अलग अलग क्वालिफाइंग कट ऑफ रख देंगे और कहेंगे इसके ऊपर जिनके भी मार्क्स आए वो लोग आगे आओगे, ठीक है। इस तरीके से लोग कर देंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की अलग से कट ऑफ आ गई भाई। देखो इन्होंने कितना डिफिकल्ट बना दिया अपने एग्जाम को। आप देखोगे प्री एग्जाम में भी ये कह रहे हैं कि आप अलग अलग सेक्शन को अलग अलग कट ऑफ पे पास करोगे, फिर मेंस में आकर भी अलग अलग सेक्शन को अलग अलग कट ऑफ पे पास करोगे, और फिर मेंस पास करने के बाद भी डिस्क्रिप्टिव जो हो रहा है आपका मेंस में ही उसको भी अलग कट ऑफ से पास करोगे, उसके बाद जाके आगे पहुंचोगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वाले एग्जाम के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, सिर्फ आपको उसको पास करना है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए अगर ये लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और फाइनल सिलेक्शन के लिए। चलिए भाई, इंटरव्यू के लिए बेसिकली मेंस के ऑब्जेक्टिव टेस्ट के मार्क्स उठा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव सिर्फ आपको पास करना है। पेनल्टी रॉन्ग आंसर्स की बता देता हूँ क्या रहेंगी। जो भी लोग प्री और मेंस में रॉन्ग आंसर कर देंगे भाई उनके लिए पेनल्टी होंगी नहीं होंगी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की कट ऑफ की जो है मार्क्स की जो है इनकी नेगेटिव मार्किंग है। सपोज कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, अगर 2 नंबर का है तो 0.5 मार्क्स उसमें से काटा जाएगा रॉन्ग आंसर्स में से। ये 1/4% ऑफ रिडक्शन है नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है भाई। आप मेंस में जो मार्क्स लाओगे उसके बेस पर इंटरव्यू पहुंचोगे। प्री में जो लोग मार्क्स ला रहे हैं अलग अलग सेक्शन को पास कर रहे हैं वो मेंस में पहुंचेंगे, मेंस के अलग अलग सेक्शन को ऑब्जेक्टिव वाले को पास करके डिस्क्रिप्टिव को भी अलग से उनको पास करना है। और जो लोग ऑब्जेक्टिव में मेंस में ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं वही लोग मेंस में आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है भाई। और इसके बाद आप देखोगे तो इस तरीके से आपका होगा, और आपका फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको फिर ये कहेंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ आकर, और उसके बाद अपनी जॉब ले लो। अपने खुद के खर्चे पर आपको एग्जाम देने जाना है, इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है। एक चीज़ ये भी कही है कि हिंदी ऑफिसर के आपको बता दूं, हिंदी ऑफिसर का सिर्फ यही एग्जाम होगा जो आप अभी देख रहे हो। यहाँ पर 3 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा, सिंगल फेज एग्जाम होगा हिंदी ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसमें आपका ये 6 तरह के सेक्शन आएंगे। 5 सेक्शन तो वही कॉमन ही है जो आप उधर भी देख रहे थे। चौथा सेक्शन इसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी करना होगा आपको। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स में। और पांचवा सेक्शन आपका टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का होगा, वोकेबलरी टेस्ट होगी यहाँ पर, और बाकी सारी चीज़ें हो रही है। तो आप सभी लोग यहाँ पर अपना सिलेबस देख लें। बेसिकली ये पैटर्न है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे और कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग पूछ रहे हैं ये इसको आपको डिस्क्राइब करना है। ऐसे भाई ऐसे आप पूरा लिखते हो, ठीक है। प्रिसिस और कॉम्प्रिहेंशन आपको पूरे बताने पड़ते हैं। इस तरीके से रहेंगे, ये 50 मार्क्स का रहेगा ये टोटल। इस तरीके से आपको हर सेक्शन के अलग अलग मार्क्स हैं, अलग अलग क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अलग अलग टाइम मिलेगा, उसी के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है। सभी कुछ ऑनलाइन एग्जाम में होगा, सभी कुछ कंप्यूटर का, हर एक एग्जाम कंप्यूटर पर रहेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव वाला भी डिस्क्रिप्टिव वाला भी। ठीक है भाई, तो ये वाले पॉइंट एक बार सभी लोग रीड, यहाँ पर भी आपको हर सेक्शन में अलग से पास होना है जिससे कि आप इंटरव्यू में जाओ। आपका एक ही एग्जाम होगा ये वाला जो आप देख रहे हो, इसके बाद आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाओगे हिंदी ऑफिसर के पोस्ट के लिए। आपके भी लिए भी जो रॉन्ग आंसर का पेनल्टी इन्होंने बताया है वही वही सेम है, 1/4% ऑफ मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है। उस तरीके से आपका रहेगा। और इस एग्जाम के बाद आप इंटरव्यू पे जाते हो, इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू देने के बाद आप लोग फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आपको भी इस तरीके से जॉब लेनी है।
आईडी प्रूफ आपको फॉर्म में देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक चीज़ आप दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप पे लिखी हुई है, आप एक बार देख लेना। आपको समय से पहुंचना होगा सेंटर पर। एक जो अगर जो लोग लेट पहुंचेंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखी हुई है। वहाँ पर सेंटर पर आपका एक बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक ये होता है कि भाई आपसे एक थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा एक मशीन पर, और एक जगह पे साइन भी कराए जा सकते हैं, और आपका आई टेस्ट भी हो सकता है वहाँ पे, एक आई कंफर्मेशन कि भाई वो आप ही हो जो एग्ज़ाम देने गए हो। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। देखिए फिंगर और बाकी सारी चीज़ें बता रहे हैं ना, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंटरव्यू में क्या क्या होगा, कैसे होगा इंटरव्यू, कितने मार्क्स का होगा, वो है कि यहाँ से आप देख लेना। इंटरव्यू के समय आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपने सेल्फ अटेस्ट करते हो। सेल्फ अटेस्ट बेसिकली क्या होता है, आप जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में लगाते हो उसी का फोटो कॉपी कराते हो, उस पर उसके ऊपर अपना साइन कर देते हो। यानी कि सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद से बंदे ने या जो भी कैंडिडेट है उसने अटेस्ट कर दिया, उसको साइन कर दिया कि हाँ भाई ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट है, मेरे साइन भी है। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ अटेस्ट प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सब लेके चले जाना। फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेकर जाना, वो जरूर वहाँ पर मांग सकते हैं, मांगा ही जाता है हर जगह, ये चीज़ तो होती ही है। ठीक है, बाकी आप 10th-12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो मार्कशीट्स लेकर जाने हैं आपको। डिग्री और जो भी कुछ मांगा जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाने हैं, फ़ोटो भी लेकर जानी है अपनी, ये सब चीज़ें आपको लेकर जानी होंगी। ये चीज़ें फॉर्म में भी लगेंगी और आप लोग वहाँ लेकर भी जाओगे जहाँ पर आपका इंटरव्यू रहेगा। इंडिया में कहीं भी इंटरव्यू हो सकता है, इंडिया में अलग अलग जगह पर इंटरव्यू होगा, ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होगा तो बता दूं। आपके फाइनल सिलेक्शन जो रहेगा, आपके मेंस एग्जाम जो आपका रहा है और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स डेफिनेटली सिर्फ पास करने के लिए, उसमें सिलेक्शन पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, फॉर्म का फीस बता दूं भाई, SC ST और डिसेबल्ड वालों को 250 रुपये देने हैं, इंक्लूसिव ऑफ GST इंटीमेशन चार्जेस ओनली। ठीक है, मतलब और 1000 रुपये सिर्फ बाकी सारे लोग जो SC ST और डिसेबल्ड में नहीं है, सपोज OBC है, NSCL है, CL है, और मान लीजिए EWS है, UR है, वो सभी लोग 1000 रुपये फॉर्म का फीस देंगे। इंक्लूडिंग देखिए इसमें आप इन्होंने GST जोड़ दिया। ठीक है भाई, आप इसको अलग से आपको 180 रुपये अलग से GST नहीं भरना है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी। 22 जनवरी तक सभी लोग फॉर्म भर लेना भाई, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। एग्जाम सेंटर आप एक बार समझ लो, एग्जाम सेंटर यहाँ पर कहाँ कहाँ रहेंगे। ये सेंटर आप फॉर्म में चूज कर लेना कि आपको कहाँ एग्जाम देना है। ये प्रीलिम्स के सेंटर बता रहा हूँ मैं। प्रीलिम्स में आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और ऑन गोले जगह पर होगा। असम के गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर और जोरहाट में होगा। आंध्र प्रदेश के नाहर लागुन और बिहार के पटना, गया और भागलपुर, चंडीगढ़ मोहाली और छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दिल्ली के दिल्ली NCR जगहों पर होगा। गोवा के पणजी और गुजरात और दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के अहमदाबाद और गांधीनगर में होगा। मतलब जो लोग इन जगहों से फॉर्म भरेंगे उनके पास यहाँ पर सेंटर रहेंगे। वडोदरा, सूरत, राजकोट में। हरियाणा के वहाँ पर जो लोग एग्ज़ाम देना जाने वाले हैं इस सेंटर के लिए, उनके लिए उनको हिसार, फरीदाबाद और गुड़गांव जैसी जगह पर जाना होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला और मांडी नाम की जगह पर सेंटर होंगे। जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर में होगा सेंटर, और जम्मू और लेह में होगा। झारखंड की अगर बात करें तो वहाँ पर रांची और जमशेदपुर में, और कर्नाटका के बेंगलुरु और हुबली और धारवाड़, मैंगलोर और मैसूर जैसे जगह पर आपके सेंटर रहेंगे। केरला के एर्नाकुलम, कोंची और तिरुवनंतपुरम और कोझिकोडे ये जगह है आपकी। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसी जगहों पर सेंटर रहेंगे एग्जाम के। प्रीलिम्स के सेंटर है, आप देखोगे बहुत सारे सेंटर हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप अपने आसपास का ही सेंटर लें, हर लोग ऐसा ही करते हैं, सेंटर अपने आसपास ही लेते हैं। तो इस तरीके से आपको सेंटर लेने हैं। हो सकता है आपसे प्रेफरेंस इसीलिए मांगी जाती है कि अगर उनको वहाँ जगह नहीं मिली तो आपके सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी ऑफिसर के लिए सेंटर बताता हूँ। उनके सेंटर अलग इसलिए हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम सिर्फ एक ही बार होगा, मेंस करके उनका एक एग्ज़ाम होगा सिर्फ। उनके प्रीलिम्स तीन तीन स्टेज नहीं हो रहे हिंदी ऑफिसर में। उनके सेंटर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के वहाँ पर हैदराबाद में होंगे, असम में गुवाहाटी में, बिहार में पटना में, चंडीगढ़ मोहाली और छत्तीसगढ़ के रायपुर
दिल्ली एनसीआर में रहेंगे, और गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश के शिमला, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू में। और इस तरीके से आप लोग सेंटर देख लोगे। बेसिकली ये सेंटर की नाम नहीं है, ये नहीं है कि एक एक जगह पे एक एक सेंटर है। यहाँ पर सेंटर हो सकते हैं 10 हो, 20 हो और भी हो, लेकिन इन्हीं जगहों पर सेंटर होंगे। आपको ये क्लियर कराया इन्होंने कि इस राज्य की इसी जगह पर आपको आना होगा और जगह पर नहीं जाना होगा। ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। हाँ, अब याद रखिए दोस्तों, प्री और मेंस सबके एडमिट कार्ड अलग अलग आएंगे, क्योंकि अलग अलग समय पर होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि एक ही बार में एडमिट कार्ड पे सब आ जाएगा कि किस दिन कहाँ जाना है। प्री का अलग आता है, मेंस का अलग आता है। यहाँ पर प्री एग्जाम से पहले एक ट्रेनिंग होगी, जो कि SC ST OBC NCL और डिसेबल्ड वाले भाई बहनों के लिए होगी। उनको बेनिफिट लेना हो इस ट्रेनिंग का, ले सकते हैं वो लोग। फॉर्म में ही बता देंगे कि हमें ट्रेनिंग चाहिए, तो वो लोग ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। अपने खुद के कोस्ट पर आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। बेसिकली आप आना जाने का जो खर्चा कर रहे हो ट्रेनिंग के लिए, वो आप खुद के बिहाफ पर करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोग ट्रेनिंग आपको यहाँ पर अवेलेबल कराएगी NICL, ये कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसी के अंदर आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। हाउ टू अप्लाई में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और इस तरीके से आपको फॉर्म जमा कर देना है। फॉर्म सबमिशन के बाद प्रिंट जरूर ले लेना दोस्तों, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। फोटो और डॉक्यूमेंट्स के साइज़ कैसे रखने हैं, कैसे अपलोड होंगे, वो सब आप यहाँ से देख लो। अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए अब आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। SC ST के कास्ट फॉर्म ये है। अगर आप SC ST में हो तो आप ये वाला फॉर्म भर के लगा देना फॉर्म के अंदर। याद रखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म भर के लगा देना होता है। फॉर्म में आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी होती है कि वो वेरीफाइड हो। SDM DM या तहसीलदार, नेब तहसीलदार, या जो भी इसको वेरीफाई करते हैं, उनसे आपको कास्ट फॉर्म वेरीफाई कराकर ही इसको अपलोड करना है, ठीक है। फॉर्म के अंदर अभी आप तो फॉर्म बनवा नहीं सकते हो, लेकिन जिन्होंने बनवा लिया है वो लोग अपलोड कर देंगे। जो लोग अभी पता लगा है उनको कि उनको ये फॉर्म बनवाने पड़ेंगे, तो वो लोग क्या करना है, उनको उनको फॉर्म तो बनवा लेने हैं अभी, लेकिन इस रिक्रूटमेंट में अगर उनको जॉब चाहिए तो वो UR से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग अपने फॉर्म देख ले। डिसेबल्ड वाले भी फॉर्म है, EWS के भी फॉर्म है इसमें। ये मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला फॉर्म है, आप ही देख रहे हो स्क्रीन पर, ठीक है भाई। एक्स सर्विसमैन का फॉर्म ये रहा, इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म ये रहा। स्क्राइब जिन लोगों को यूज़ करना हो, मतलब सेकंड पर्सन को आपको यूज़ करना है, आप सेकंड पर्सन की मदद से अपना एग्जाम करवाना चाह रहे हो, क्योंकि आप एक फिजिकल लिमिटेशन के कारण या डिसेबिलिटी के कारण नहीं कर सकते हो, तो आप इस वाले फॉर्म को भर देना, ठीक है। चलिए भाई, मैंने सारा कुछ बता दिया दोस्तों। अब आप कहोगे कि सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस इसमें नहीं था। आप देखोगे टॉपिक्स इन्होंने बताए, लेकिन इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ, जनवरी एंड तक आ सकता है सिलेबस, लेकिन सिलेबस का जो लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। आप ग्रेजुएशन लेवल तक उन सारे टॉपिक्स को रेडी कर सकते हो। सिलेबस का हमारा हो चुका है, एज लिमिट बता दी, सैलरी आपको बता दी, बेनिफिट डेफिनेटली है। आप ये समझो, सैलरी और सारे बेनिफिट मिला के आप 80 से 90 हज़ार तक का यहाँ से बेनिफिट उठाओगे पर मंथ का, ठीक है भाई। सिर्फ आपका ग्रेजुएट को जॉब मिल रही है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी मिल रही है। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप देखोगे एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल। आपकी जॉब इंडिया में कहीं भी सर्व कर सकते हैं आपको, ठीक है। बस इसमें आपको 3 तरह के स्टेज के एग्जाम देने हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। उसके बाद आपके हाथ में जॉब, ठीक है भाई। हाँ, कोई डाउट लगे डेफिनेटली आप कमेंट में बताएंगे। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए रखा हुआ है यूट्यूब पर, वहाँ से आप बता सकते हो कोई भी डाउट अपना। और इस जानकारी को दोस्तों शेयर जरूर करें, देश विदेश दुनिया में हर एक एक गली मोहल्ले तक शेयर करें। भारत देश के तो खासकर लोगों तक शेयर करें, क्योंकि वो लोग तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी उन्हीं के वहाँ पर पूरे इंडिया में ही जॉब है, ठीक है भाई। इंडिया में कहीं भी जॉब हो सकती है, कहीं भी आपको ये जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज आप फॉर्म दिल्ली से भर रहे हो, मान लीजिए आप फॉर्म राजस्थान से भर रहे हो, राजस्थान में आपका सेंटर हो, एग्जाम राजस्थान में दिया, हो सकता है आपको जब जॉब मिले तो ये आपको कह दें आप मेघालय जा रहे हो, आप जम्मू जा रहे हो, तो आपको जाना होगा, ठीक है भाई। ये चीज़ें याद रखना, बस आप लोग फॉर्म भर देना। बेनिफिट और बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी जॉब आपके लिए रहेगी। आपको आगे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये अप्लाई करने का प्रोसेस है। ये आप देखोगे सेम वही डेट आपको सब कुछ दिख रही है। आप देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चाहिए इनको, और अपने ही इस कंपनी में ये ले रहे हैं। इंश्योरेंस की कंपनी है भाई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, पूरे देश में ऑपरेट कर रही है आज के समय पे, पूरे इंडिया में। आप इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अप्लाई करोगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो मेरे को अप्लाई करने के ऑप्शन आ गए। आप देखोगे मेरे को कहा जा रहा है फ़ोटो अपलोड करो, ठीक है, अपनी डिटेल्स डालो,
फॉर्म में एक बार प्रीव्यू करो, आपने सारी डिटेल जो डाली, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाता है और साइन, यहाँ पर आपसे बाकी चीज़ें अपलोड करवाई जाती हैं। बाकी चीज़ें मतलब कास्ट फॉर्म, क्वालिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट्स, वो सब। फिर पेमेंट कराई जाती है। फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, उस पर आप क्लिक कर देते हो। उसके बाद प्रिंट ऑप्शन आता है, वहाँ से अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हो। बस इतने प्रोसेस के बाद आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर पाते हो। मेरे को उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।